तो आज हम मिल रहे हैं नीलेश ओक जी से और उनसे कई सारे प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं इसके बारे में एक भूमिका देना चाहता हूँ कि आज जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं, तो इतिहास में, भारत के इतिहास में बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं पढ़ाई जा रही हैं और बहुत सारी जो पढ़ाई जा रही हैं उसकी डेट पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। जैसे कि हड़प्पा मोहनजोदारो से चीज़ें शुरू होती हैं, उसके बाद अचानक से कुछ आ जाता है, फिर मुगल पीरियड आ गया, फिर दूसरी चीज़ें आ गई। लेकिन जो महाभारत और रामायण है, जो भारत के सभी पूरे के पूरे देश में और पूरी दुनिया भर में इसके साक्ष्य मिल रहे हैं। कई सारे राजा अपने आप को इसका वंशज बताते हैं, जैसे कि थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है, इंडोनेशिया में रामायण हो रही है, श्रीलंका बोलता है कि यहाँ रावण हुआ था। लेकिन यदि ये घटनाएं हुई थी तो इतिहास में क्यों नहीं पढ़ाई जाती? तो ऐसा एक भ्रम लोगों द्वारा फैलाया गया है कि महाभारत और रामायण जो है वो माइथोलॉजी है, मिथक है, झूठ है, ये सच नहीं है। तो कई सारे युवाओं के मन में भी ये कंफ्यूजन होगा कि महाभारत रामायण सच है या झूठ है, क्या है। तो इसके बारे में हम आज नीलेश ओक जी से जानेंगे कि क्या महाभारत रामायण सच में हुए थे या ये सच में मिथ है। नमस्कार। ये महाभारत रामायण ये इतने सत्य है कि उसको आपकी साक्ष्य खोजने लगोगे तो कोई उसको अंत नहीं है। जो जैसे कि रामायण महाभारत के बाद, ये दोनों एपिक के बाद आपको उनके जो वंश है उनकी लंबी लिस्ट मिलती है। वो लिस्ट रामायण में भी है, वो महाभारत में भी है, हमारे और पुराणों भी है। और जो पुराणों से भी जो और ग्रंथ है, जैसे कि टेक्निकल ग्रंथ है, लाइक सूत्र है, उसमें भी उसका वर्णन आ जाता है। और उसमें जो हमारे रामायण महाभारत में ऐसी चीज़ें बताई गई है कि वो चीज़ें अभी हमें यहाँ बैठ के हमें पता ही नहीं हो सकती। लेकिन जैसा कि हम विज्ञान के द्वारा, वैज्ञानिक ढंग के द्वारा बहुत सारे विज्ञान के जो विषय है, जैसे कि समझ लो खगोल शास्त्र है, भूगर्भ शास्त्र है, नदी का विज्ञान है, ऐसा जब हम अंदर पीछे पीछे चले जाते हैं, जेनेटिक्स जब पीछे हम चले जाते हैं तो उसमें सब में तो साक्ष्य मिलती है कि जिसके वर्णन आपको हमें महाभारत और रामायण में मिलते हैं। इसके कुछ उदाहरण देना चाहेंगे, जैसे कि आज के युवा जो हैं वो बोलते हैं कि वो किताब में लिखा है तो हम क्यों मानते, सिर्फ किताब को, महाभारत की किताब को या हिंदू शास्त्रों को वो नहीं मानते। तो क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, साइंटिफिक एविडेंसेस और कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जिस पर हम कह सकते हैं कि हाँ ये हुआ है और ये देखिए आज भी वो चीज़ मौजूद है? ये आपने बहुत बात अच्छी कही। और जब युवा कहते हैं कि सिर्फ बुक में ही लिखा है, ग्रंथ में लिखा है करके मानना नहीं चाहिए, वो तो सही है, वो तो करेक्ट है। लेकिन ग्रंथ में जब लिखा है उसका आप आगे जाके एक्सप्लोर करोगे वैज्ञानिक ढंग से तो आपको ऐसा पता चल जाता है। जैसा हम अभी साइंस में थियरी बात करते हैं, न्यूटन का थियरी, आइंस्टाइन का थियरी, उसमें जो तथ्य है वैसा ही तथ्य हमारे जो एपिक्स के जो शब्दों में लिखा है वो हम वैज्ञानिक ढंग से कर सकते हैं। और ऐसा चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसा खगोल शास्त्र में आती है। आपको एक दो स्पेसिफिक उदाहरण दे देता हूँ कि खगोल शास्त्र के बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं कि जो साक्ष्य आज सत्य नहीं है लेकिन एक समय में सत्य थे। और एक समय में कौन सा समय हम बात कर रहे हैं? 7,000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, 14,000 साल पहले की बात कर रहे हैं, 21,000 साल पहले की बात कर रहे हैं कि वो जो रियलिटी थी, समझ लो खगोल शास्त्र की हो, कि वहाँ के जो कोई संदर्भ है वो अभी शक्य ही नहीं है। अभी तो लोग जब वो पढ़ते हैं तो बोलते हैं ये तो इम्पॉसिबल है। जो बड़े बड़े एस्ट्रोनॉमर्स बोलते थे ये इम्पॉसिबल है, और वही साक्ष्य वो बोलते थे कि इसी के कारण वो भी बोलते थे कि देखो इन्होंने ऐसा कुछ लिख दिया कि जो शक्य नहीं है। जो मेरे संशोधन, जो 25 साल का संशोधन है, उससे मैं ये दिखाया है कि वो शक्य है, शक्य था, और वो एग्जैक्टली कब शक्य था उससे पता चलता है कि महाभारत कब हुई, रामायण कब हुई और ऋग्वेद कब लिखे गए। इसके कुछ एक दो उदाहरण हमारे दर्शकों को देंगे जिससे उन्हें पता चले कि हाँ जेन्युइनली ये चीज़ ये लिखी थी और ये ऐसा है। जैसा कि एक दो उदाहरण देता हूँ, एक एक का देता हूँ। एक रामायण से देता हूँ, एक महाभारत से देता हूँ और एक ऋग्वेद से देता हूँ। तो महाभारत में एक अरुंधति वशिष्ठ करके एक श्लोक आ जाता है। याचैषा विस्तृता राजस त्रैलोक्य साधु सम्मता अरुंधति तयापेश वशिष्ठ पृष्ठतः कृत। वो जो वशिष्ठ और अगस्त्य का जो अरुंधति का जो तारा है, उसमें व्यासदेव जब उसमें बोल रहे हैं, महाभारत टेक्स्ट में ऐसा रेफरेंस आता है कि अरुंधति वशिष्ठ के आगे जाके दिखाई देती है। आज हम समय में देखें, रात में आकाश में जाके देखें तो वशिष्ठ आगे जाता है। आप पीछे चले जाओ 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 साल चले जाओ तो भी वशिष्ठ ही आगे जा रहा है। ये उसके ऊपर मैंने 15 साल काम किया और उसमें आ गया कि एक ऐसा समय जरूर आता है जो खगोल शास्त्र के पूरे दुनिया के विज्ञानी, खगोल शास्त्र के वैज्ञानिकों को मान्य करना पड़ रहा है
कि जिसके कारण एक समय 6000 साल का समय था 11000 बीसी से लेके 4508 तक, कि उसमें अरुंधति वशिष्ठ के आगे चलती दिखाई पड़ती है। उससे क्या पता चलता है? वो तो महाभारत का वर्णन है, इसका मतलब महाभारत कभी तो वो टाइम में हो गया। उसके बाद मैंने 300 से ज्यादा खगोल शास्त्रीय साक्ष्य के आधार पर यह बता दिया है कि महाभारत युद्ध का जो समय आता है वो एक ही साल आता है। कहाँ से भी आप चले जाओ वही युद्ध का समय आता है। वो है 5561 जो होगा वो 5561 बीसी, जो 7500 साल पहले। रामायण में चले जाते हैं, रामायण में उसी समय का ध्रुव तारे का वर्णन है। ब्रह्म राशि विशुद्धस्य शुद्धाश्च परमर्शया अर्चिष्मंत प्रकाशन्ते ध्रुवम सर्वे प्रदक्षिणम। उसका समय आता है 12000 बीसी प्लस माइनस 2000 साल। निवृत्त आकाश शयना पुष्य नीता हिमारुणा, जब हेमंत ऋतु में सूर्य का अस्त हो रहा है वो पुष्य नक्षत्र पे हो रहा है, आजकल वो मूल नक्षत्र में हो रहा है। तो हमें वो प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्सेस करके जो खगोल शास्त्र का एक जो फिनोमिनन है उससे हम पीछे चले जाए तो 10,000 बीसी के पहले हमें जाना ही पड़ता है। और ऐसे रामायण में 600 से ज्यादा खगोल शास्त्रीय साक्ष्य है, उससे हम एक ही साल उसका निकाल सकते हैं। खगोल राम रावण युद्ध का वो आता है 12209 ईस्वी सन पूर्व, 14,000 साल के पहले। और क्विकली मैं ऋग्वेद का बता देता हूँ कि ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी का जो वर्णन है उसमें ये वर्णन बोला है कि गिरिभ्य आ समुद्र, बड़े बड़े माउंटेन से निकल के पूरा समुद्र तक वो बहती है और सबसे बड़ी नदी है। तो सबसे बड़ी नदी समुद्र तक बहने वाली है सरस्वती। उसका जो हमें पात्र मिलता है, सूखा हुआ पात्र हमें मिलता है आज। उसमें जो जियोलॉजी जियोफिजिक्स उससे जो संशोधन हुआ है उससे ये सिद्ध हुआ है कि लास्ट 10,000 साल में वो नदी समुद्र तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन उसके पहले पहुंचती थी। इसका मतलब वो ऋग्वेद है वो 10,000 साल से पुराने है। और उसमें जो सबसे बड़ी महा सरस्वती का जो वर्णन है वो भी हमें साक्ष्य जियोलॉजी से मिल जाती है कि वो 22,000 बीसी के बाद में वो नहीं थी जो महानदी। इसका मतलब जो ऋग्वेद की जो वर्णित सरस्वती है वो 22,000 बीसी से ज्यादा 24,000 साल से पहले है। तो अगला जो प्रश्न आता है वो हमारी जो कॉमन जनता है, आम जनता है, वो अधिकतर ये पूछती है कि यदि महाभारत रामायण हुए थे और इतनी स्पेसिफिक डेट्स उसके हमें श्लोकों द्वारा और ग्रह नक्षत्रों, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और सभी चीज़ों से हम निकाल पा रहे हैं, तो क्या कारण रहा कि इतिहास में इसे नहीं पढ़ाया गया और सारी दुनिया के जो महान साइंटिस्ट भी हैं वो इस चीज़ को बोलने से डर रहे हैं? हाँ, अभी साइंटिस्ट क्यों डर रहे हैं वो तो उनको ही पूछना पड़ेगा। लेकिन हमारे इतिहास में न आने का कारण, जब ब्रिटिश हमारे यहाँ आ गए 1765 1785 में उन्होंने चालू किया तो उनको हमें रूल करना था। तो हमारा ऐसा एक कहना जाता है कि किसी को इंफीरियर फील करना चाहते हो, उसको आदमी को इंफीरियर फील होना चाहिए, तो उसका इतिहास नष्ट कर दो। ऐसा क्लियर स्टेटमेंट्स है वेस्ट में आपको मिलेंगे। तो उन्होंने पहले यही किया, उन्होंने पाठशाला बंद कर दी, गुरुकुल बंद कर दिए और हमारा टेक्नोलॉजी लेके उधर गए। जो धर्मपाल जी ने काम किया है 5 वॉल्यूम में, हमारा टेक्नोलॉजी लेके उधर लेके गए, उसको तो वो जॉय से वो सेलिब्रेट करते हैं। मैं तो समय के अनुसार ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, लेकिन जो स्मॉल पॉक्स का जो इनोकुलेशन होता है वो हमारे यहाँ इनोकुलेशन होता था। लेकिन आज आप किसी भी बच्चे को पूछो तो वो सिर्फ एडवर्ड जेनर का नाम लेगा। एडवर्ड जेनर का जब जन्म भी नहीं हुआ था तो हमारे यहाँ इनोकुलेशन होता था। उसके ऊपर मेरा ऑक्सफोर्ड में टॉक है इसके बारे में। उसमें हमारे यहाँ से वो लेके गए। इनफैक्ट ब्रिटेन में वो मानते नहीं थे इनोकुलेशन करने के लिए, बिकॉज वो अंधश्रद्धा में पड़े थे। तो हमारे यहाँ ब्रिटिश 2 मेडिकल डॉक्टर आके उन्होंने बड़े आर्टिकल लिखे जो धर्मपाल जी ने इंक्लूड किए हैं कि भाई ये इनोकुलेशन क्यों करो। तो संशोधन तो उसके ऊपर होते गया। कुछ नहीं आपको बोलने के लिए, तो इतिहास तो हमारा डेलिबरेटली उन्होंने निकाल दिया, इतिहास को निकाल दिया। और फिर क्या हुआ, हम भी इतिहास को भूल गए। पढ़ने का पता ही नहीं है। लेकिन जो हमारे पास इतनी साक्ष्य है और हम इतिहास ज्यादा बात नहीं करते, हमारे इतिहास ही नहीं बोलते। जो आप ग्रीक रोमन की बात करो, उनके पास मैं तो बोलता हूँ 0 के आसपास वाला साक्ष्य है, जैसे कि साक्ष्य है ही नहीं, सिर्फ बुक में लिखा हुआ वाक्य है, उसको वैज्ञानिक पुरावा नहीं है। लेकिन उन्होंने तो बड़े बड़े बुक लिखे हैं उनके इतिहास पे। तो एक षड्यंत्र के तहत हमारे सारे इतिहास को छुपाया गया और इस षड्यंत्र में ना सिर्फ इतिहासकार शामिल थे, बल्कि आप
क्योंकि साइंटिफिक प्रूफ्स आ चुके हैं तो हमें साइंटिस्टों पर भी उतना ही ब्लेम करना चाहिए। हाँ। जैसे कि जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, इनको तो कहीं पर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो तो प्योर साइंस है। जब आपको एविडेंसेस मिल रहे हैं राम सेतु के, द्वारका डूबी हुई के, कुरुक्षेत्र के अंदर, राखी गढ़ी के अंदर, महाभारत के, काफी सारी जगहों पर इस तरह के एविडेंसेस जब आपको मिलते हैं, उसके बाद भी जब आप चुप रहते हो तो आप कुछ दुनिया के साथ और साइंस के साथ धोखा कर रहे हो। हाँ। और ऐसा बोला जाता है कि आपको सत्य पता हो और तब भी आप चुप रहे तो आप भी फ्रॉड है, ऐसा स्टेटमेंट कहा जाता है। कि आपको पता हो समथिंग इज अ फ्रॉड और आप उसको ये न बोले कि ये फ्रॉड है तो आप फ्रॉड है। जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा और ये प्रश्न पूछने के पीछे मंशा यह है कि भारत में इस समय काफी दंगे और ये सब चीजें चल रही हैं और एक नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। तो उसमें एक चीज आ रही है कि आर्यन जो थे ये बाहर से आए थे और एक पूरी कम्युनिटी को ये बात बोला जा रहा है कि आर्यनों ने तुमको मारा, पीटा, धकेला और कोने में पहुंचा दिया। कभी दलितों को बोला जाता है कि तुमको आर्यनों ने मारा, साउथ इंडियंस को बोला जाता है कि तुम द्रविड़ हो, तुमको आर्यनों ने मारा, ट्राइबल्स को भी यही बोला जाता है कि तुम मूल निवासी हो, तुमको आर्यनों ने मारा। तो ये आर्यन इन्वेजन का जो है ये समझ इसलिए नहीं आता क्योंकि हर थ्योरी जो होती है उसमें पहले एविडेंसेस निकलते हैं, आर्कियोलॉजिकल, जियोलॉजिकल या सारी चीजों के एविडेंस, लिटरेरी एविडेंस, उसके बाद वो थ्योरी आती है। यहाँ पर मैक्स मूलर ने थ्योरी पहले दी, एविडेंसेस बाद में आ रहे हैं। तो क्या ये सच है आर्यन इन्वेजन, और यदि सच है या झूठ है जो भी है, इसके पीछे तथ्य क्या है? आपने तो कहा कि मैक्स मुलर ने थियरी पहले दे दी और बाद में एविडेंस आ रहे हैं। जी, मैं बता रहा हूँ मैक्स मुलर ने थियरी तो पहले दे दी, हाँ, लेकिन उसके बाद एविडेंस कभी भी आया नहीं आर्यन इन्वेजन थ्योरी में। आज तक एविडेंस नहीं है। कुछ लोगों ने किताबें लिखी नहीं, कुछ हैं बस। किताबें तो बहुत सारी लिखी है, वो भी शब्द हुआ ना, लेकिन उसका भी तो हमें एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन, टेस्टिंग से टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, जो पहले जो भाषा में जो सिमिलैरिटी थी यूरोपियन लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज, उससे उनको लगा कि शायद वो भाषा एक जगह से दूसरी जगह आई होगी। वो सुना, वो ठीक था, लेकिन उन्होंने वो मैक्स मुलर जो आपने बोला और बाकी लोगों ने भी जो थियरी कर दी, उन्होंने यही बता दिया कि वहां से यहाँ आई। अभी विज्ञान में ऐसा नहीं चलता। विज्ञान में आप बोल सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तो भाषा चली गई और बाद में आप उसमें साक्ष्य ढूंढने लगोगे। तो आज जो अनलिमिटेड जेनेटिक एविडेंस, जो जेनेटिक को क्या बोलेंगे आप, जेनेटिक एविडेंस का जो आप संदर्भ आते हैं, उससे ये पता चल रहा है कि हमारे यहाँ से लोग दुनिया में वेस्टर्न यूरोप में चले गए। सिर्फ आदमी नहीं, गाय चली गई। जो कैटल्स है उसका ब्रीड अभी इतना संशोधन हो चुका है कि जो हमारा जो हम क्या बोलते हैं उसको जेबू काऊ बोलते हैं, वही चले गई। वो टॉरस का अंश में जेबू का अंश मिल जाता है। सिर्फ गाय नहीं, जो हमारे घर के जो डोमेस्टिक माउस बोलते हैं ना, चूहा, वो चूहा के 3 बड़े वैरायटीज है। डोमेस्टिक वैरायटी बोल रहा हूँ मैं। और डोमेस्टिक वैरायटी क्यों होता है? एग्रीकल्चर के साथ होता है, जहाँ आप घर बांध के रहते हो। ये डोमेस्टिक वैरायटी भी 2006 का बॉर्न हमी जर्मन ऑथर का पेपर है। वहां से दिखाता है कि सबका मूल, आर्यों का मूल तो छोड़ जाओ, आर्यों का मूल तो भारत है, बट मूस जो चूहा, उसका मूल भी भारत है। तो फिर ये जो आर्यन इन्वेजन का मिथ फैलाया जाता है कि वो आए, उनने मारा और यहाँ से वहां पहुंच गए, ये क्यों फैलाया जा रहा है? इसके पीछे मूल भावना क्या है? मूल भावना ये है कि आप समझ लो, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशंस है, उनको हर एक लिए नया मार्केट चाहिए। तो मार्केट लेने के लिए उनको कंट्रोल चाहिए, और फिर कंट्रोल चाहिए तो वो लोगों को जो वो बोले वो लोग सुने। हाँ, उसको अलग अलग ढंग से किया जा रहा है। कभी धार्मिक ढंग से, मीन्स रिलीजन ढंग से, धार्मिक नहीं बोलूंगा बिकॉज वो धर्म नहीं है, वो रिलीजन है, वो एक आइडियोलॉजीज है, उसके ढंग से किया जा सकता है। वो करके बाद में उनको मार्केट चाहिए तो उसके लिए किया जा सकता है। तो आप उनका कैसा माने? वो मानने के लिए जो आपका जो मूल जो स्तर है, जो आपके नीचे जो कारपेट है, जो संस्कृति का कारपेट है, उसको पूर्ण करने वाली बात है, और भारत को खंडित करने वाली बात है। वो कारण से जो उनको काम हो जाएगा, उनको लगता है कि इसका फायदा होगा, वो करेंगे। उसमें तथ्य होने का कोई जरूरत नहीं है। वो तो ओपनली बोलते हैं कि उसमें तथ्य नहीं है, लेकिन वो लोग हमारे लोग तमस या अंधश्रद्धा से या कोई इसे मान रहे, जो किसी ने बोला, टीवी पे बोला, कंप्यूटर पे बोला करके मान रहे, तो इसलिए वो करेंगे। इसलिए हमें संगठित होने की जरूरत है, हमें जागरूक होने की जरूरत है। तो इसके क्या कहीं कोई आर्य या द्रविड़ शब्द के वेदों में, उपनिषदों में, पुराण में कहीं साक्ष्य मिलते हैं? उपनिषद और पुराणों में, उपनिषद तो छोड़ो, लेकिन पुराणों में, उपनिषद में भी आर्य शब्द आता है।
ऋग्वेद में आर्य शब्द आता है, महाभारत में आर्य शब्द आता है, रामायण में आर्य शब्द आता है। आर्य शब्द हमारा है जिसका मतलब है नोबल, आपका वर्चुअस लिविंग है, आपका जो क्या बोलते हैं बिहेवियर है वो कोई रेस नहीं है। रेस नहीं है, बहुत अच्छा है। द्रविड़ भी शब्द आता है। द्रविड़ ये जियोग्राफिकल शब्द है। द्रविड़ कहाँ से आया है पता है आपको? द्रव्य से। द्रव्य यानी कि लिक्विड। और जहाँ हमारे भारत भूमि में जहाँ नीचे लिक्विड आ जाता है, जो समुद्र आ जाता है, समुद्र से घिरा हुआ है, उसको शब्द है। तो मैं अभी महाराष्ट्र से हूँ और मैं द्रविड़ हूँ। पंच द्रविड़ ऐसा जो जगह बताई गई है, जियोग्राफिकल लोकेशन, जहाँ सिर्फ तमिलनाडु नहीं आता। तमिलनाडु के लोग हमें सिर्फ द्रविड़ बोल रहे हैं, वो करेक्ट नहीं है। तमिलनाडु केरला तब एक जगह आ गया, देन आंध्र प्रदेश का वर्णन है, कर्नाटक का वर्णन है, महाराष्ट्र का वर्णन है, गुजरात का वर्णन है। ये उसको पंच द्रविड़ कहा है। और अभी आप बोलोगे कि ओडिशा और बंगाल में भी समुद्र आ जाता है, लेकिन उसका ये द्रविड़ में इसलिए नहीं आया क्योंकि वो एक दूसरा जो ग्रुप बोला गया, एक द्रविड़ जैसा, उसको गौड़ बोला गया। तो उसमें उधर का भी ग्रुप आ गया, मध्य प्रदेश आपका वो भी ग्रुप आ गया, सरस्वती नदी का ग्रुप उसमें आ गया। तो एक ऊपर का एरिया को उन्होंने नाम दिया, गौड़ नाम दिया, नीचे का द्रविड़ नाम दिया। तो इस तरह से ये सारे भ्रम भारत को तोड़ने के लिए, भारत के युवाओं को भड़काने के लिए चल रहे हैं, जिनका आपने बहुत ही अच्छे से उत्तर दिया। अंत में मैं चाहूँगा कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं भारत के, जो कई बार इस तरह के, हमारे यहाँ आप देख रहे हैं विश्वविद्यालय भी कई सारे भारत में राष्ट्रीय स्तर के हैं, जहाँ पर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लग रहे हैं, महिषासुर जयंती मनाई जा रही है। कई बार लोग बोल रहे हैं राक्षसों को दलितों से जोड़ रहे हैं, कई असुरों को जोड़ रहे हैं, और इस तरह के झूठ भ्रम फैलाकर आपस में जनता को लड़ाकर एक अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। तो जो अच्छे युवा हैं, जो न्यूट्रल युवा हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है कि इन चीजों से कैसे निकलें और कैसे इन षड्यंत्र को समझें? ये षड्यंत्र से समझने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास योग युक्त न करना पड़ेगा, स्वाध्याय प्रवचन नहीं करना पड़ेगा। इनफैक्ट महिषासुर का जयंती कर रहे हैं ना, मैं तो बोलता हूँ महिषासुर जयंती करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। आप महिषासुर का असली क्या रूप है वो समझ जाओगे तो। बिकॉज असुर का वर्णन हमारे ऋग्वेद में आता है, और असुर कुछ बुरे नहीं बोले हुए। असुरों का महान बड़ा वर्णन आता है, जैसा नाग का वर्णन आता है। लेकिन अभी क्या हुआ है, वो असुर को मीन्स भारत की संस्कृति के विरुद्ध ऐसा बताया गया है, वो रॉन्ग है। असुर भी हमारे ही थे। जैसा कि आप हिरण्यकश्यप से लेके जाएंगे तो हिरण्यकश्यप का संत तो प्रहलाद था, बलि राजा भी महान थे। कश्यप की ही 2 पत्नियां दिति और अदिति के सूर्य और दैत्य और देव हैं। ये सब हमारे ही लोग हैं। तो महिषासुर जयंती भी मनाने में प्रॉब्लम नहीं है। रावण भी बहुत बड़े विज्ञान, बहुत बड़े आध्यात्मिक पर्सन थे। अभी उनको एक मिस्टेक किया गया तो मिस्टेक का तो पनिशमेंट लेना पड़ेगा, वो पनिशमेंट हो गया। अदरवाइज हमें उसके भी कोई, हमारा यहाँ या ये जो भूमि का कोई आदमी हो उसका जयंती सेलिब्रेट करने में भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके पीछे का विचार करेक्ट होना चाहिए कि विचार जो है वो भारत को खंडित करने वाली कोई भी चीज करेक्ट नहीं है। और एक चीज और, इनकी हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स जो है वो ये है कि एक तरफ तो ये बोलते हैं कि दुर्गा नहीं थी, दूसरी तरफ महिषासुर जयंती, एक तरफ बोलते हैं राम नहीं थे, दूसरी तरफ शंभू को राम ने मारा, एक तरफ बोलते हैं महाभारत नहीं थी, दूसरी तरफ बोलते हैं एकलव्य पर अत्याचार हुआ। तो ये अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजों को यूज कर लेते हैं और दूसरी तरफ सहूलियत के हिसाब से उसी को नकार देते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स तो मैं उसको विज्ञान से, उसका मेडिकल साइंस से उसका उत्तर ऐसा दूंगा कि ऐसे जो एटीट्यूड वाले लोग हैं और ये जो अननेसेसरी जो भड़काए रहे हैं, उनको, उनकी जो एटीट्यूड है ना वो कैसा है, हुक और क्रुक से करना है। उसको कोई वैज्ञानिक उसमें तथ्य नहीं है। उनको मैं वायरस के साथ कंपेयर करता हूँ कि वायरस को आप मार नहीं सकते, वायरस को आप निकाल नहीं सकते। आप क्या कर सकते हैं, आपका जो इम्यून सिस्टम है, आपकी जो प्रतिकार शक्ति है उसको बढ़ाना है, और प्रतिकार शक्ति आप बढ़ाएंगे तो वायरस का उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी, आपने हमें समय दिया और बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारी हमारे युवाओं को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।